जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून वर्मा लक्ष्मी कोचिंग सेंटर से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी का जो सिलेबस है पैरा मेडिकल का, और जितने मेरे भाई जो है एसएसबी का मतलब कि दौड़ निकाल कर आए हैं और आईटीबीपी का दौड़ निकाल चुके हैं और सीआरपीएफ ट्रेडमैन फॉर्म जो है भरे हैं और बीएसएफ ट्रेडमैन का जो फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए जो हिंदी का सिलेबस है मैं उनको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी भाषा का परिचय, यानी कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ यानी कि हिंदी का विकास है क्या। ठीक है, हिंदी जो है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में उसे कब से हम लोग मानते आ रहे हैं, तो इस सब बातों को हम आज आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से मानी जाती है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से मानी जाती है। देखिए, आप लोग जो है ना, मेरी जितने सारे मैं यहाँ से बोलूँगा उसको वीडियो रुका के उसको आप लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो जो होगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ से एकदम अपने मधुर आवाज़ से सारी बातें आपको बताऊंगा और आप लोग का काम है कि अपने नोटबुक में उस वीडियो को रुका कर उसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी भाषा का परिचय। देखिए, हिंदी भाषा जो है भारत का राष्ट्रभाषा 1965 से माना जाता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत का संघ का जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी है। और भारत के जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसका लिपि देवनागरी है। आप लोग अच्छा से इस बात को समझ चुके होंगे, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ का जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है और उसका जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ठीक है, और देखिए, प्रत्येक साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है उसको हम लोग 21 फरवरी को मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाते हैं। और भारतीय राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसका दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान जो है ना हैदराबाद है। देखिए, केंद्रीय जो हिंदी और इंग्लिश जो है भाषा का जो संस्थान है वो आपका कहाँ है, हैदराबाद में। कई परीक्षा में ये बात को पूछा जाता है, यानी कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान कहाँ है, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, हैदराबाद में है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना फैक्चुअल है और आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान आपका कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, और प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है भारत में 1975 में हुआ था। देखिए, प्रथम बार हिंदी सम्मेलन जो है आपके भारत में 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बार भारत में हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा जो है नागालैंड और मिजोरम राज्य में दिया गया है। देखिए, भारत का जो अंग्रेजी भाषा का जो अंग्रेजी भाषा जो है उसका राजभाषा के रूप में मात्र 2 ऐसे राज्य हैं उसमें उनको दिया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो नागालैंड है और मिजोरम है। नागालैंड है और मिजोरम है, समझे। यानी कि जैसे हम लोग की तरफ क्या है, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है राज्यभाषा भी है, तो उसी तरह से नागालैंड जो है और मिजोरम जो है उस राज्य का जो है राजभाषा आपका इंग्लिश है। क्या है बहादुर, इंग्लिश है। और देखो, प्रथम बार हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, बंगाल में उद्धृत हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। मैंने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने का जो विचार उत्पन्न हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपका बंगाल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल राज्य में हुआ था। ठीक है, और हिंदी में आशु लिपि को जन्मदाता जो है राधेलाल द्विवेदी है। देखिए, हिंदी में आशु लिपि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो राधेलाल द्विवेदी हैं। कौन है, राधेलाल द्विवेदी हैं। ठीक है,
और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है पद्मावत है। पूछेगा कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य बड़ा महाकाव्य जो है पद्मावत है। जितने सारे हमने बात बताया अभी तक वो हिंदी का परिचय से संबंधित है, और हिंदी के जितने सारे रिलेटेड इतिहास है उसको मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है ना बता रहा हूँ। ठीक है, कल से आपका जो है पूरा एकदम ग्रामर जैसे होता है ना, व्याकरण जो होता है वो स्टार्ट होगा। सब वर्ण विचार से स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्णमाला से स्टार्ट होगा, और आपका सब संधि समास जितना सारा प्रत्यय उपसर्ग जितना सारा है मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी का जो प्रथम बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है, तो पद्मावत है। कौन सा है जी, पद्मावत है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए आपसे तो महाभारत है। देखिए ध्यान से देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछ लिया जाए तो महाभारत है, और संसार का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो पद्मावत है। दोनों में थोड़ा अंतर है, इसको अच्छे से आप लोग लिख कर याद कीजिएगा। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य जो है रामायण को कहा जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य जो है किसको कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। तथा आदि कवि किसको कहते हैं, तो वाल्मीकि को कहते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये लाइन है कि विश्व का आदि महाकाव्य जो है किसे कहते हैं, तो विश्व का आदि महाकाव्य जो है आपका रामायण है। तथा आदि कवि जो है किसको कहते हैं, तो आदि कवि के रूप में हम वाल्मीकि जी को कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, ये क्वेश्चन जो है ना कई एग्जाम में पूछ लिया गया है आपसे, इसको ध्यान से आपसे सुनिएगा। ऐसे तो हम जीके में कितने लोग इसको जीके में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज हिंदी का जो परिचय पढ़ा रहा हूँ इसके अंतर्गत में अच्छे जो इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब फैक्ट जो है आप लोग को मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पाने वाले भारतीय कौन है, तो सुमित्रानंद पंत थे। ठीक है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है, और वो किसके लिए उनको मिला था, तो चिदम्बरा जो उनका लेखनी है चिदम्बरा, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए, किसके लिए जी, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और देखिए आधुनिक युग की जो मीरा जो है किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक जो है युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, अच्छा हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। हिंदी के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हिंदी के सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक युग का तुलसी किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक युग का तुलसी जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का आदि कवित्री कौन है, तो हिंदी का आदि कवित्री जो है मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री कौन है, हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई है। कौन है, मीराबाई है। ठीक है, तो अब तक मैं जितने सारे क्वेश्चन जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है जो हिंदी के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं मैंने बताया। ठीक है, और आगे भी मतलब है कि आगे मैं बताने जा रहा हूँ, तो सबको जितना है नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि ऐसा वीडियो देखे सुने याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। ठीक है, आपको लॉन्ग टाइम अगर याद करना है तो उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए संविधान के जो 8वीं अनुसूची है ना जी, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। बात को दिमाग में रखिएगा। अगर आप लोग संविधान पढ़े होंगे ना पॉलिटिकल साइंस जो पढ़े होंगे तो उसमें आपको सर जी बताए होंगे कि भारतीय जो भाषा है आपका हिंदी है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। यानी भाषा से संबंधित जितने सारी भाषाएं हैं, मतलब ये केवल हिंदी की नहीं बता रहे हैं हम, सारी भाषाएं जो है उसको मतलब कहाँ लिखा गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है,
भाषा का संबंध संविधान के 8वीं अनुसूची में, दिमाग में बैठा लीजिएगा, भाषा का संबंध किससे है जी? 8वीं अनुसूची से है, 8वीं अनुसूची से है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी ना जी। अब जो है वर्तमान में जो है अब कितनी भाषाएं हो चुकी है? बोलिए। 22 भाषाएं हो चुकी है। कितनी भाषाएं हो चुकी है? 22 भाषाएं। याद रखिएगा, पहले जब संविधान बना था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। अगर अभी वर्तमान का पूछा जाए आपसे तब टोटल कितना हो चुका है? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब देखिए 22वां भाषा जो है ना, 8वीं अनुसूची में जो है आपका 22वां जो भाषा है उसका नाम क्या है? संथाली है। क्या है? संथाली। कौन सी भाषा है? संथाली भाषा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद है कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। सब अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताना है तो हिंदी है। देखिए भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी कब से अपनाया गया जी? तो 1965 से। कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? तो 14 सितंबर। याद रखिएगा इस बात को। आप संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 में है ना जी। और इसका लिपि क्या है? देवनागरी है। याद रखिएगा, वरना हिंदी का जो लिपि है कौन सा है? देवनागरी लिपि है। और देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है उसका नाम हिंदी है। भारत में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम हिंदी है, ठीक है। और दूसरी नंबर पर जो बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाती है, उसका नाम तेलुगु है। यानी पूछा जाए आपसे कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपका हिंदी है, ठीक है। और किसी देश या राजकाज की जो भाषा होती है ना जी, वही उसकी राजभाषा कहलाती है। हम जो बार बार बोल रहे हैं राजभाषा राजभाषा राजभाषा, तो देखिए किसी भी देश हो, कोई भी देश हो या कोई भी राज हो, उसका राज का जो कार्यकाल होता है, राजकाज होता है, माने कि राज में जो काम होता है, माने कागज पत्र का, उस जिस भाषा में होता है वही जो है उस माने कि राज का चाहे वो देश का आपका राजभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। यानी किसी देश या राजकाज का जो भाषा होता है जिसमें वो का सारा कागज पत्र जो होता है, माने कि कार्यालय जो होता है वो चलता है, वही आपका क्या है? राजभाषा कहलाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के तहत अंतर्गत जो है भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ना जी। लेकिन 1965 से इसको अपना लिया गया, ठीक है। अब देखिए भारत की प्राचीन भाषाएं जो है वो आपका पाली है और प्राकृत है। भारत की जो प्राचीन भाषाएं अगर पूछा जाए आपका तो पाली है और प्राकृत है ना जी। अब विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा जो पूछेगा तो सुमेरियन है। पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीन और ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है, आप बता सकते हैं, उसका नाम है सुमेरियन। क्या है? सुमेरियन। कौन सी भाषा है? सुमेरियन भाषा है। अब भाषाई आधार पर गठित जो है सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था, आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश ना जी। अब विश्व की सबसे प्राचीन और ज्ञात और लिखित जो भाषा है उसका नाम है सुमेरियन। क्या है? सुमेरियन। और भारत की प्राचीन भाषा का नाम पूछा जाए तो पाली है और प्राकृत है, ठीक है। और देखिए हम लोग भी लिपि जो होता है ना उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए फारसी जो है, फारसी जो है ना वो जो है आपका दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। जैसे हम ये आपका मेरा दाएं हाथ है ना, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं की तरफ। कौन सा? फारसी जो लिपि है वो दाएं से किधर लिखी जाती है? बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और देवनागरी और रोमन लिपि जो होती है ना बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए हम लोग का जो हिंदी है उधर देखिए बाएं से किधर? दाएं की तरफ लिखते हैं। चाहे तो आपका इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी हो, इधर बाएं से किधर लिखते हैं? दाएं की तरफ। आपका फारसी जो भाषा है, फारसी जो भाषा उसका लिपि जो फारसी जो लिपि है वो कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। हिंदी के अलावा संस्कृत हुआ, मराठी हुआ, नेपाली हुआ, ये जो जितना सारा भाषा है उस सब का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। याद रखिएगा हिंदी है,
और संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, इन सब की भाषा का जो लिपि है वो आपका कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए देवनागरी लिपि जो है ना उस आपका हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि, उसके साथ साथ संस्कृत का है, उसके बाद मराठी का है, उसके बाद नेपाली का है, इस सब का क्या आपका देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए। चीनी और जापानी लिपियाँ जो है ऊपर से नीचे क्यों लिखी जाती है? देखिए हमें भी बताया कि दाएं से बाएं फारसी लिपि, दाएं से बाएं फारसी लिपि, और जो देवनागरी लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है चीनी और जापानी लिपियाँ जो है ऊपर से नीचे लिखी जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियाँ जो होती है ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। लेकिन भारत की जितनी सारी लिपियाँ हैं, जैसे अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि है, उस सब लिपियाँ जो है किस लिपि से निकली हुई है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने चालू किया था? किसने स्टार्ट किया था? वैदिक आर्यों ने स्टार्ट किया था। वैदिक आर्यों ने स्टार्ट किया था। तो आशा और विश्वास करता हूँ कि भारत का जो हिंदी है, चाहे हम लोग का जो हिंदी भाषा है, उसके जितने सारे परिचय हैं और इतिहास से संबंधित कुछ बातें जो है, तथ्य जो है, हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाया है। अगर उसमें जो भी कमियां होगी, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे शेयर कीजिए। और देखिए ये हिंदी जो है आपका क्या है, मैंने प्रत्येक एग्जाम में आपका प्रतिदिन जो है ना आपका मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में केवल इसका हिंदी से संबंधित इसका परिचय बताए हैं और उसका कुछ इतिहास बताए हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वहाँ से आपका ग्रामर जो है, व्याकरण जो है स्टार्ट होगा, और आपका वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, और सारा जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।